नमस्कार विद्यार्थियों। आज का सेशन जर्मेन ग्रियर द्वारा रचित लेख अ चाइल्ड इज बोर्न समझने का तीसरा भाग है। पहले भाग में क्या सीखा था हमने? लेखिका के जीवन के बारे में। दूसरे भाग में लेख के मुख्य बिंदुओं को समझा और इस वीडियो में उन्हीं विषयों पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। याद करिए, लेख का मुख्य विषय क्या था? ग्रियर ईस्ट और वेस्ट यानी पूर्वी और पाश्चात्य सभ्यताओं में शिशु के जन्म और महिला की गर्भावस्था से संबंधित रीति रिवाजों के फर्क को उजागर कर रही हैं। ग्रियर का निष्कर्ष साफ है। वे मानती हैं कि पारंपरिक सभ्यताओं में गर्भवती महिला की ज़्यादा अच्छी देखरेख होती है, लेकिन ये सिर्फ ईस्ट वेस्ट या पूर्वी पाश्चात्य मतभेद की बात नहीं है। ये लेख उससे भी ज्यादा गहरी असहमति को दर्शाता है। पारंपरिक पुरानी सोच और आधुनिक तकनीकी सोच के फर्क के बारे में बात करता है, यानी ट्रेडिशन और मॉडर्न थिंकिंग की कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। ये मतभेद सिर्फ ईस्ट और वेस्ट में नहीं है, एक ही परिवार में अलग अलग पीढ़ियों में भी इस बात पे अलग राय होती है। एक ही देश में गांव शहर में लोग अलग तरह से सोचते हैं कि आधुनिक चीज़ें बेहतर हैं या पारंपरिक चीज़ें बेहतर हैं। ग्रियर कह रही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक आधुनिक नई मशीनों और उपकरणों से युक्त अस्पताल में जन्म देना ही मां बनने वाली स्त्री के लिए बेहतर अनुभव हो। इस राय की पुष्टि करने के लिए वे उदाहरण देती हैं एक युवा गर्भवती का, जो यूनिवर्सिटी में उनकी छात्रा थी। जैसे कि आप जानते हैं, ग्रियर प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी में। उसके अनुभव का वर्णन कहते हुए कहती हैं कि शिशु के जन्म के समय वह लगभग अकेली थी। इसे ग्रियर अनअटेंडेड बर्थ कहती हैं, जबकि पारंपरिक समाजों में, जिन्हें ग्रियर नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज कहती हैं, गर्भवती महिला परिवारजनों से घिरी रहती है। ये अटेंडेड बर्थ का उदाहरण हुआ। आधुनिक अस्पताल में शारीरिक सुरक्षा तो अधिक है, लेकिन पारंपरिक व्यवस्था में मानसिक सुरक्षा है जो पाश्चात्य समाजों में कम है। एक व्यक्तिगत जिज्ञासा को पूरी करने के लिए आप अपने परिवार के बड़ों से पूछ सकते हैं कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं। 5 अलग अलग लोगों से पूछिए। यदि आपके परिवार में कोई गर्भवती महिला हो तो क्या आप चाहेंगे कि बच्चे का जन्म अस्पताल में हो या ना हो, घर पर दाई की मदद से हो? उनके उत्तर सुनने में शायद अलग अलग विचार मिलेंगे और फिर आप खुद सोचिए कौन सी बात सही है। इस तरह से आप निश्चित कर सकते हैं कि आप ग्रियर से सहमत हैं कि नहीं। आइए अब ग्रियर की बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब हम आपकी किताब के पृष्ठ 60-61 पर हैं। यहाँ पे सिलहटी समाज का जिक्र है। सिलहट बांग्लादेश का एक प्रांत है। वहाँ की सभ्यता बंगाली सभ्यता से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन उसके कुछ विशिष्ट पहलू भी हैं। यहाँ पर आप एक और नाम देखेंगे, अमृत विल्सन का, और उनके द्वारा रचित किताब फाइंडिंग अ वॉइस एशियन वुमेन इन ब्रिटेन का। ये नाम इसलिए यहाँ आया है क्योंकि जर्मेन ग्रियर अपने निबंध में अमृत विल्सन द्वारा लिखित एक निबंध का हिस्सा जोड़ती हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो अमृत विल्सन द्वारा लिखा गया है, जिस पर ग्रियर अपनी राय बनाती हैं। वे सिलहटी समाज के बारे में बात कर रहे हैं। यदि लड़की भाग्यशाली है और उसके माता पिता जीवित हैं तो वे अपनी माँ के यहाँ जाती है गर्भावस्था के आखिरी कुछ महीनों में और शिशु के 3 महीने तक के होने तक वहाँ रहती है। If a girl is lucky and her parents are alive, she goes to her mother's house for the last few months of pregnancy and the first 3 months of the baby's life. There she gets a lot of love and care. वहाँ उसे ढेर सारा प्यार मिलता है और उसकी देखभाल होती है। The whole matter of pregnancy is one of celebration. गर्भावस्था से जुड़ा हुआ हर पहलू
एक जश्न की तरह है, माने खुशी का माहौल रहता है सिलहटी समाज में। The women and girls gather and sing songs. Garlands of turmeric and garlic are worn to ward off evil spirits. The songs are simple songs about the lives of women in Bengal. औरतें और लड़कियां इकट्ठे होकर गीत गाती हैं। टर्मरिक एंड गार्लिक यानी हल्दी और लहसुन से बने हुए मालाएं पहनती हैं, क्योंकि वहाँ माना जाता है कि इससे ईवल स्पिरिट्स माने बुरी नज़र को हटाया जा सकता है, वार्ड ऑफ किया जा सकता है। ये साधारण गीत होते हैं जो औरतों की दिनचर्या पर आधारित होते हैं। In Bangladesh, children under the age of 5 or 6 are looked after by the whole family. बांग्लादेश में 5 या 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल पूरा परिवार इकट्ठे मिलकर करता है। आगे हम देखते हैं कैसे सिलहटी समुदाय में सब एकजुट होकर बच्चे का ध्यान रखते हैं। They are taken to the pond for a bath, perhaps by one daughter-in-law. Perhaps the youngest daughter-in-law has cooked the meal. In the afternoon, they love to hear Rupthoka fairy tales. Maybe there is a favorite aunt. She tells them these stories. But at night, when they are sleepy, they always go to their mothers and sleep in their embrace. हो सकता है एक बहू उन्हें ताल ले जाए नहलाने के लिए, शायद सबसे छोटी बहू ने उनके लिए खाना बनाया हो, और दोपहर में अपनी पसंदीदा मौसी या चाची के यहाँ जाकर वे रूप थोका माने परियों की कहानी सुने। लेकिन रात में जब नींद आती है तो हमेशा अपनी माँ के पास वापस आ जाते हैं और उन्हीं से गले लगकर सोते हैं। तो ये विवरण है सिलहटी समाज में किस प्रकार बच्चों का ख्याल रखा जाता है और गर्भवती महिला पर ध्यान दिया जाता है। आइए इस हिस्से पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ये प्रश्न आपको पृष्ठ 64 पे मिलेंगे। पहला प्रश्न है, Where do Sylheti women go to stay during the last stage of their pregnancy? सिलहटी महिलाएं गर्भावस्था के आखिरी दिनों में कहाँ रहने जाती हैं? चाहूँगी कि आप यहाँ पॉज करके ये उत्तर खुद लिखने की कोशिश करें। किताब में देख सकते हैं या वीडियो रिवाइंड करके जिस हिस्से में हमने बात की है इस पर वो देख सकते हैं। आशा है आपने उत्तर खुद लिखने का प्रयत्न किया होगा। आइए आपको बताएं उत्तर क्या है। Sylheti women go to stay at their parents' house during the last few months of pregnancy. They stay there until the baby is a few months old. दूसरा प्रश्न, What is the reward of pregnancy for a young Sylheti woman? सिलहटी युवती के लिए गर्भावस्था का इनाम क्या है? यहाँ इनाम कोई चीज़ नहीं है, एक अनुभव है। तो सोचिए क्या मिलता है उसे इनाम के रूप में जब वो गर्भवती होती है, और लिखने की कोशिश करिए। उत्तर हुआ, The pregnant woman gets to go home to visit her mothers and sisters. This is a reward for her because the women in her life look after her and are affectionate towards her. तीसरा प्रश्न, How are children of the joint family in Bangladesh looked after? बांग्लादेश में संयुक्त परिवार में बच्चों की देखभाल कैसे होती है? ये हम देख चुके हैं कि सभी परिवार की सभी औरतें मिल के बच्चों की देखभाल करती हैं। तो उत्तर हुआ, In a joint family in Bangladesh, all the women in the family together take care of the children. The responsibilities of bathing, cooking, feeding, storytelling, and putting them to bed are shared among the women. अब A Child is Born में आगे बढ़ते हैं। सिलहटी औरतों के बारे में बताने के बाद जर्मेन ग्रियर बंटू समुदाय के बारे में बात करती हैं जो साउथ अफ्रीका माने दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है।
All technical change causes social problems. The impact of Western medicine in traditional societies is one of the most problematic areas of modernization. तो यहाँ पे बंटू समाज में क्या क्या बदलाव आए, आधुनिक दवा के तरीके, आधुनिक अस्पताल अपनाने के बाद, उसके बारे में ग्रियर हमें बता रही हैं और कहती हैं कि सभी तकनीकी बदलाव से कुछ सामाजिक दिक्कतें आती हैं और ख़ास कर पाश्चात्य मेडिसिन यानी इलाज के तरीकों को अपनाने से पारंपरिक सभ्यताओं में कुछ हानि हुई है। इस आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन से पारंपरिक समाजों में फ़ायदा नहीं हुआ है, दिक्कतें आई हैं। The prestige of the white coats is enormous. The respect for their miraculous hypodermic total. वाइट कोट्स यानी वो लोग जो सफ़ेद कोट पहनते हैं यानी डॉक्टर, उनकी इज्जत इतनी अधिक है, उनकी प्रतिष्ठा इतनी ऊंची है कि कोई भी उनसे कोई प्रश्न नहीं करता। उनके समझाए हुए तरीके अच्छे हैं, बुरे हैं, सही हैं, गलत हैं, किसी की ये पूछने की हिम्मत नहीं है। उनकी मिराक्युलस हाइपोडर्मिक माने उनके इंजेक्शन, उनके सिरिंज में चमत्कारी प्रभाव है ऐसा माना जाता है और इसी चमत्कार के तहत सब लोग उससे प्रभावित रहते हैं। Sheila Kitzinger visited an enormous modern hospital for Bantu patients in South Africa and this is what she saw. अब ग्रियर कहती हैं कि मैं शीला किटजिंगर द्वारा वर्णित बातों के बारे में जिक्र करूंगी। वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में एक अस्पताल में गई जो बंटू मरीज़ों के लिए बना था। और यहाँ हम देखेंगे कि ग्रियर बताती हैं कि ये जो प्रतिष्ठा है पाश्चात्य इलाज के तरीके की, वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें मरीज़ का नुकसान होता है। The delivery ward was full of groaning, whirling women, the majority laboring alone. डिलीवरी वार्ड माने अस्पताल का वो हिस्सा जहाँ शिशु का जन्म होता है, वहाँ पर दर्द से कराहती हुई, ऐंठती हुई तमाम औरतें थीं और ज़्यादातर अकेले, लेबर माने वो गतिविधि जो शिशु के जन्म के समय होती है उसे लेबर कहते हैं, और अकेले ही वे लेबर कर रही थीं। Bantu nurses busied themselves with technologically sophisticated equipment and ignored the laboring women as far as possible. और वहाँ पे जो उपस्थित नर्सें थीं वो भी बंटू समुदाय की थीं, लेकिन उनका ध्यान आधुनिक उपकरण, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट पे ज़्यादा था और ये जो पीड़ा में गर्भवती महिलाएं थीं उन पर वो कोई ध्यान नहीं दे रही थीं, जहाँ तक मुमकिन हो उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तो यहाँ ग्रियर के अनुसार जहाँ पर पाश्चात्य इलाज के तरीकों को अपनाया जाता है वहाँ मरीज से अपनापन ख़त्म हो जाता है और तकनीकी उपकरण से, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा संबंध हो जाता है। All that stops our technology from reaching into every hut and hovel is poverty. The cultural hegemony of Western technology is total. फिर ग्रियर कहती हैं कि सिर्फ गरीबी की वजह से हमारी माने पाश्चात्य सभ्यता की टेक्नोलॉजी हर झोपड़पट्टी में नहीं पहुंची है। अगर गरीबी नहीं होती तो ये इलाज का तरीका जिसमें मशीन से संबंध ज़्यादा है और इंसान से कम हर जगह पहुंच गया होता, क्योंकि अधिकतर जगह यही माना जाता है कि आधुनिकरण विकास का द्योतक है और पाश्चात्य देशों से आए हुए तरीके ही सही तरीके हैं। इस हिस्से पे 2 प्रश्न हैं आपके पाठ में, चलिए उनको समझते हैं। What is the worst impact of Western medicine in traditional society?
पाश्चात्य इलाज के तरीकों का पारंपरिक समाजों पर क्या बुरा असर पड़ता है। फिर कहूँगी पॉज करिए और ये अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। ज़रूरत पड़े तो वीडियो का पिछला हिस्सा, पिछले 2-3 मिनट दोबारा देख लीजिए। उत्तर हुआ, When traditional societies adopt Western medicine, the hospital staff concentrate on using modern equipment. They do not pay attention to the patients. अगला प्रश्न, What is the immediate impact of poverty in the medical field? गरीबी का इलाज के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में क्या असर पड़ता है? सोचिए इस बारे में। उत्तर हुआ, Due to poverty, many societies cannot use modern medical technology. Therefore, they have to depend on traditional methods which are not as expensive. ये सब पढ़ने के बाद अब हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चन करेंगे। ये प्रश्न करने से, ट्रू फॉल्स प्रश्न करने से लेसन में की गई बातें और अच्छे से साफ हो जाती हैं। उसके मुख्य बिंदु हमें और गहराई में समझ में आ जाते हैं। अब स्क्रीन पे आपके सामने जो वाक्य आएंगे उन्हें आपको सही या गलत करार देना है लेसन में सीखी गई जानकारी के अनुसार। सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। जैसे जैसे कथन आते जाएंगे वैसे वैसे आप एक पर्ची पे लिखते जाइए ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जब सब खत्म हो जाएंगे तो आपको बताएंगे कौन से ट्रूथ है कौन से फॉल्स। पहला, अ सिलहटी वुमन मे नॉट विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये ज़रूरी नहीं है कि एक सिलहटी महिला अपनी गर्भावस्था के दौरान अपने माँ के यहाँ जाए। For Sylheti women, the whole matter of pregnancy is one of celebration. सिलहटी महिलाओं के लिए गर्भावस्था से संबंधित हर घटना एक जश्न की तरह होती है, खुशी का मौका होता है। Garlands of turmeric and garlic are worn to please gods. हल्दी और लहसुन की मालाएं पहनी जाती हैं ईश्वर को कृपालु बनाने के लिए। The songs they sing are about the lives of women in Bengal. जो गाने महिलाएं गाती हैं वो बंगाल में औरतों के जीवन पर आधारित होते हैं। Visiting the mother's house is one of the rewards of pregnancy. माँ के यहाँ जाना गर्भावस्था का एक तरह से इनाम होता है। In Bangladesh, रूप थोका is a kind of sweet dish. बांग्लादेश में रूप थोका एक तरह की मिठाई है। All technological change causes social development. सभी तरह के तकनीकी बदलाव से समाज का विकास होता है। Childbirth in modern hospitals is more brutal. आधुनिक अस्पतालों में शिशु का जन्म ज़्यादा कष्टदायक होता है। अब देखते हैं कौन से ट्रू थे कौन से फॉल्स थे। जो कथन सही थे उन्हें हरे में, ग्रीन में दर्शाया गया है और जो गलत थे, फॉल्स थे, उन्हें लाल में। तो देखिए, पहला, छठा और सातवां कथन गलत था, बाकी सब सही थे। पहला क्यों गलत था? क्योंकि सिलहटी औरतें जाती ही हैं अपने माँ के यहाँ गर्भावस्था के दौरान। छठा इसलिए गलत था क्योंकि रूप थोका परियों की कहानी होती है, न कि मिठाई। और सातवां गलत इसलिए था कि ग्रियर के अनुसार ये ज़रूरी नहीं है कि तकनीकी बदलाव से समाज का विकास हो। वो तो कहती हैं कि पारंपरिक तरह से शिशु का जन्म बेहतर होता है और अस्पताल में नर्सें क्रूरता से पेश आती हैं मरीजों के सामने। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम लंबे प्रश्न पर चर्चा करेंगे और एक बहुत ज़रूरी समस्या का हल निकालेंगे, समरी लिखना, जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में आती है। इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चैप्टर की समरी कैसे बनाई जाए। अब हम एक लंबे प्रश्न पर चर्चा करेंगे।
ये प्रश्न है, डज द राइटर वॉन्ट टू से दैट द यूज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इज प्रोड्यूसिंग हॉरिबल रिजल्ट्स? पहला भाग, क्या लेखिका ये कह रही हैं कि पाश्चात्य चिकित्सा के तरीके खराब नतीजे दे रहे हैं? और डू यू अग्री विद हर व्यू, और क्या आप उनकी राय से सहमत हैं? तो पहले तो चलिए ये निश्चय किया जाए कि क्या वो ऐसा कह रही हैं। मेरे ख्याल में तो कह रही हैं। अगर हम लेसन को ध्यान से देखें तो वो ज़रूर कह रही हैं कि पाश्चात्य चिकित्सा के तरीके खराब नतीजे दे रहे हैं। तो हम कहेंगे, अकॉर्डिंग टू जर्मेन ग्रियर द यूज़ ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इज़ प्रोड्यूसिंग हॉरिबल रिजल्ट्स। और इस बात को समझाने के लिए वे दो उदाहरण देती हैं। याद करिए, पहला वो युवती जो उनकी छात्रा रह चुकी थी और अस्पताल में अकेले ही शिशु के जन्म के लिए गई थी, और दूसरा है बंटू अस्पताल का, जहाँ पे नर्सें मरीजों को देख नहीं रही थी, उन पर ध्यान नहीं दे रही थी, हालांकि गर्भवती महिलाएं दर्द से कराह रही थी। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, शी गिव्स टू एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट दिस व्यू. The first is of a young woman who was Greer's student. The woman was alone during childbirth. She did not have any family members with her. The hospital staff were not caring and loving. This made her feel insecure. The second example is of a Bantu hospital which had modern technological equipment. In this hospital, the nurses ignored the patients who were groaning in pain. They paid attention only to the modern equipment. They did not care for the patients. अब अगला हिस्सा, क्या हम सहमत हैं इस बात से? तो पूरी तरह से तो हम सहमत नहीं हैं। वो एक बात सही कह रही हैं कि पारंपरिक समाजों में महिला की मानसिक देखभाल बहुत होती है, वो बहुत सुरक्षित महसूस करती है क्योंकि वो अपने प्रियजनों से घिरी रहती है। लेकिन आधुनिक चिकित्सा के भी तो बहुत फ़ायदे हैं ना, क्योंकि वहाँ मृत्यु दर कम होती है। अगर आखिरी मौके पर कोई दिक्कत आ जाए तो उसको सुलझाने के लिए डॉक्टर रहते हैं जिन्हें बहुत जानकारी होती है, जिन्होंने लंबी पढ़ाई की होती है। तो इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि Germaine Greer is right in pointing out the absence of emotional care in modern medicine. However, it is wrong to say that the use of Western medicine is horrible. Modern technology saves lives and there are fewer deaths of mother and child. Therefore, I do not agree completely with Greer's views. अब सीखेंगे कि किसी भी पाठ की समरी यानी संक्षेप में उसे कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले तो लेखिका या लेखक के बारे में जानकारी देते हैं, फिर उस लेख के बारे में या कविता के बारे में, कहानी, नाटक जो भी था उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं, जैसे किस समय छपा था, उसके छपने के समय के बारे में हमें अगर कुछ पता हो तो वो भी हम लिख सकते हैं। फिर उस लेख में 3 या 4 मुख्य विषय क्या हैं वो बताते हैं। अगर हम इस लेख की बात करें, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, तो हम कहेंगे द राइटर praises traditional ways of childbirth because they are useful for the pregnant woman. Childbirth rituals make her feel secure and help her to avoid anxiety. Women in traditional societies take care of the pregnant woman and help one another in raising children. The writer criticizes the use of Western medicine in traditional societies. इसमें जो पहला बिंदु है उसमें एक गलती हो गई है, इज़ शब्द नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे उतार रहे हैं अपनी कॉपी में तो इज़ काट दें उसमें से। फिर she feels that Western technology makes the experience of childbirth more painful. तो ये 5
मुख्य विषय हैं जिसे हम इसके समरी में ज़रूर लिखेंगे। एक और जोड़ सकते हैं, nurses in modern hospitals only pay attention to machines and equipment. They do not have a caring attitude towards the pregnant woman. थोड़ा और विस्तार में लिखना चाहें तो कह सकते हैं, thus the writer concludes that traditional ways of childbirth are better than modern ways. तो ये इस की समरी कुछ इस तरह बन के आएगी। A Child is Born is an essay by the Australian feminist thinker Germaine Greer. तो माने हमने पहले वाक्य में बता दिया कि ये लेख की शैली क्या है, निबंध है, ऐसे है। और लेखिका के नाम के अलावा दो और चीज़ें हमने बता दी कि वो ऑस्ट्रेलिया देश से थी और फेमिनिस्ट यानी स्त्रीवादी सोच से जुड़ी हुई थी। फिर इट इज़ टेकन फ्रॉम हर बुक Sex and Destiny, The Politics of Human Fertility, published in 1984, जिस किताब में ये निबंध छपा था उसका नाम बता दिया और उसके छपने का साल बता दिया। In the essay, Greer describes the practices related to childbirth in modern Western societies and traditional Eastern societies. तो ये पहला मुख्य विषय हुआ। According to her, traditional societies take better emotional care of the pregnant woman, whereas modern societies have the advantage of lower mortality rates for mother and child. तो ये दूसरा मुख्य विषय हो गया। तीसरा मुख्य विषय आएगा, Greer also feels that use of modern medicine is harmful because it depends more on technology and equipment. She says that modern medicine does not pay attention to the human needs of the patient. आखिरी वाक्य में हमने ग्रियर का निष्कर्ष क्या है पूरे निबंध का वो बता दिया। तो ये हुई इस चैप्टर की समरी। ये लेसन यहीं समाप्त होता है। अगले लेसन में आपसे फिर मिलेंगे।